चलिए सो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। द टॉपिक इज इन द सब्जेक्ट इज इंडियन पीनल कोड, जो पुराने बैरक के नाम से है। और जो नया लॉ हमारे पास आया है दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023, राइट। सो आईपीसी 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023, राइट। थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों एक्ट्स के अंदर हमें किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पे इनिशियली मैं आपको पुराने वाले बैरक दैट इज आईपीसी के हेल्प से पढ़ाऊंगा, जो पुराने सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है। देन उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि नए एक्ट के अंदर किस तरीके के चेंजेस करे गए हैं। थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, जो मैंने एनालाइज किया है इस पूरे के पूरे बेयर एक्ट को, जो मेजोरिटी चेंजेस करे गए हैं दैट इज कुछ टाइम पीरियड चेंज करा गया है कि कितने समय में हो जाना चाहिए, कुछ पनिशमेंट्स को इंक्रीज करा गया है, कुछ सेक्शंस को क्लब करा गया है, जैसे पनिशमेंट्स कहीं और डिफाइन होती हैं, सेक्शन की डेफिनेशन कहीं और है, इस तरीके के चेंजेस करे गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस सब्जेक्ट को समझेंगे, द भारतीय न्याय संहिता 2023 को अगर आप समझेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंजेस करे गए या रीशफलिंग करी गई, इससे ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं करेंगे। क्लियर। कोई भी टॉपिक है, चाहे वो आपका आईपीसी में हो या भारतीय न्याय संहिता के अंदर हो, दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, सेम लॉजिक्स हैं, कुछ चेंजेस नहीं करे गए हैं। सो और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप दो तरीके के कलर्स पेन का यूज करिएगा, एक जो आपको आईपीसी के पुराने सेक्शन में हेल्प करेगा, और एक ऐसा कलर रखिएगा जो आपको नए एक्ट में सेक्शन नंबर साथ साथ मेंशन कर देंगे। क्लियर। अगर आज है वेल एंड गुड, नहीं है तो फॉर द नेक्स्ट क्लास कल से आप इस चीजों को अपने पास प्रिपेयर करके रखिएगा, ताकि आपको दो दो चीजें बार बार मेहनत ना करनी। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसके इंडेक्स पार्ट को समझते हैं। अगेन जो आईपीसी का इंडेक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका प्री के लिए हो, मेन के लिए हो, इंटरव्यू पर्पस पे हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप यूपीएससी में जाएं, किसी एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में जाएं या जुडिशियल सर्विसेज में जाएं, विदाउट दीज क्रिमिनल लॉज आप अपने अपने वर्किंग को हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे। क्लियर। आईपीसी को समझने के लिए मैं आईपीसी को दो मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। कुछ होंगे इसके बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि आईपीसी को बनाने के क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, किन सिद्धांतों के ऊपर उसे बनाया गया। क्लियर। और एक पार्ट होगा इसे बनाया ही क्यों गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एनेक्टिंग द आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता। तो ये दो मेजर एरियाज होंगे जो आपको आईपीसी में समझने होंगे। क्लियर है। इंडेक्स पार्ट से स्टार्ट करते हैं। that is the basic principles, basic principles, and the second one is specific offense, specific offense. Is it visible to guys? Yeah, visible है। specific offense के लिए पहले समझिए बेसिक प्रिंसिपल्स के लिए कि बेसिक प्रिंसिपल्स में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर अप करना है और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी पर्सन को लाइबल बनाने के लिए। बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स आप उस तरीके से समझिए कि अगर कोई पर्सन ए है और उसने अगर कोई ऑफेंस किया है, तो इस ऑफेंस के लिए अगर आप उसे पनिशेबल बनाना चाहते हैं तो किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। क्लियर है। तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी एक्यूज्ड को, अगर उसने एक्चुअल में कोई ऑफेंस किया है, तो आप उसे किसी पनिशमेंट के लिए लायबल कर सकते हैं। क्लियर है। और एक ब्रॉड कैटेगरी में आपको समझाऊं कि अगर इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फुलफिल नहीं करा गया तो किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है। चलिए सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ आईपीसी, और बीएनएस शॉर्ट में बता रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता। जूरिस्प्रूडेंशियल
एसेंस ऑफ आईपीसी, jurisprudential essence of आईपीसी। वन मोर थिंग, हर एक टॉपिक के बाद ना एक एक लाइन का गैप रखिएगा, बिकॉज जब आप भारतीय न्याय संहिता से इसके सेक्शन नंबर्स में मेंशन करें तो आपके पास स्पेस अवेलेबल हो एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ताकि आपका ये इंडेक्स कुछ ज्यादा हॉचपॉच ना हो जाए। क्लियर है? सिर्फ एक एक लाइन का सिर्फ सेक्शन नंबर मेंशन करने के लिए। क्लियर? तो इस टॉपिक में आप समझेंगे कि आईपीसी को जरूरत ही क्यों पड़ी बनाने की, क्या रीजंस थे कि लॉजिक स्पेस को बनाया गया, क्या इसके बेनिफिट्स हुए किसी इंडिविजुअल के एस्पेक्ट में या सोसाइटल एस्पेक्ट। क्लियर है? द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। क्लियर है? कि एक मेजर डिफरेंस बताता हूं आपको, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्राइम ऑफेंस हो। इट मींस कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम या ऑफेंस होते हैं जिसमें आप कभी किसी पर्सन को किसी पनिशमेंट के लिए लायबल बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते। अगेन द मेन थिंग, जो आप बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे किसी ऑफेंस के लिए फुलफिल होंगे, किसी ऑफेंस के लिए फुलफिल नहीं होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन illegal and unlawful। illegal and unlawful। देखिए, मैं इसके डेफिनेशन पार्ट में अभी एंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक ब्रॉड कैटेगरी में समझाने के लिए इस तरीके से समझिए कि जो इलीगल होगा वो पनिशेबल होगा, और जो अनलॉफुल है वो जनरली पनिशेबल नहीं है। क्लियर है? अभी सिर्फ एक मेजर डिफरेंस समझिए, बाकी इसके डेफिनेटरी सेक्शन में जब एंटर करेंगे वहां पे समझेंगे कि इनलीगल किस चीजों को कहा जाता है और वो कौन से एरियाज हैं जिसे सिर्फ आप अनलॉफुल के टाइटल से एनहांस करते हैं। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ू। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ ऑफेंस। मीनिंग ऑफ ऑफेंस की, ऑफेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो कौन से एक्ट होते हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये ऑफेंस की कैटेगरी में फॉलो। क्लियर है? आगे बढ़ू। शुड आई रब दिस? नोट हो गया? आप सब नोट करके चल रहे हैं ना? एंड प्लीज अगेन स्पेस एक एक लाइन का छोड़ के रखिएगा। आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल दिस थिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट टॉपिक इज, किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद करें, किसी का माइक ऑन है। या द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक प्रिंसिपल इज टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी। टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमें पढ़ना है, जो समझना है इसके एरिया में, आईपीसी के अंदर कुछ पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। क्लियर? फॉर इंस्टेंस, आप प्लीज एग्जांपल मत बनाइएगा इंडेक्स में। एक ही पर्सन है, इसने कोई ऑफेंस किया, और ये ऑफेंस कहां हो सकता है? इधर इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दैट मींस नॉट इन इंडिया। यही दो सिचुएशन पॉसिबल है। बीइंग अ पर्सन, अगर वो इंडिया में क्राइम करता है, जैसे सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, फॉरेनर है, तो उस केस में कैसे आप उसे एप्लीकेबल करेंगे आईपीसी में? और अगर किसी इंडियन ने या किसी फॉरेनर ने एक ऐसी प्लेस पे क्राइम करा जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेरिटरी है, जो कि इंडियन अथॉरिटी के अंडर में नहीं आती है, तो क्या ऐसे पर्सन को लायबल करा जा सकता है आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता के अंदर? और अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे? ये सारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं जो आपकी टेरिटोरियल एप्लीकेशन में फॉलो। थोड़ा बहुत समझ में आया टॉपिक के बारे में? नया क्लियर है गौतम जी, आरुषि? क्लियर है ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज
एक्ट और इनलीगल ओमिशन, एक्ट और इनलीगल ओमिशन, एक्ट और इनलीगल ओमिशन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस सेक्शन हमें पढ़ने होते हैं, दैट इज 33 एंड 34 के एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, और यहां पे समझते हैं एक्ट मींस व्हाट, यू आर डूइंग समथिंग, आपने कोई कार्य किया, कोई एक्ट किया, और ओमिशन का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव नॉट डन समथिंग। ओमिशन का मीनिंग, एक जनरल मीनिंग यही होता है। सो वो कौन से एक्ट होंगे और वो कौन सा ओमिशन होगा, ओमिशन कैसा होना चाहिए, इनलीगल ओमिशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या एडजेक्टिव यूज करा है, इनलीगल ओमिशन। तो वो कौन से एक्ट हैं, कौन से इनलीगल ओमिशन है जिसके लिए आप किसी पर्सन को आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता के अंदर लायबल बना सकते। इज इट क्लियर? आगे बढ़ू। नेक्स्ट टॉपिक, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टस रियस। एक्टस, ACTUS, एक्टस रियस, REUS। एक्टस रियस का मीनिंग होता है एक्ट, कंडक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। एक्ट, कोई एक्ट करना या कोई कंडक्ट करना या कोई कॉन्सिक्वेंसेस का अराइज होना। जैसे कि ए स्लैप्ड बी, ये स्लैपिंग क्या है, इट इज एन एक्ट, ये एक्ट है। तो इस एक्ट से क्या कंडक्ट है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर मान लीजिए किसी ने किसी को स्लैप किया तो उससे क्या होगा, हर्ट होगी। इज इट क्लियर? तो उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, हर्ट। तो आईपीसी में हर्ट के लिए लायबल बनाते हो आप। अगर आपने किसी को हर्ट पहुंचाया, इंजरीज पहुंचाई, तो इन दैट सिचुएशन यू मेड दैट पर्सन लायबल अंडर आईपीसी। तो रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और मैगजीन फॉर आईपीसी। क्लियर है? एक्ट सीरियस का मीनिंग क्या होता है, कोई एक्ट करना, कोई कंडक्ट करना या किसी कॉन्सिक्वेंसेस का अराइज होना। इज इट क्लियर? नेहा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस रिया। मेंस रिया, और इसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। क्लियर है? सो अगर अब आप किसी भी पर्सन को लायबल बनाना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे आईपीसी में हम जितने भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक हो, बीट थेफ्ट अगेंस्ट बॉडी, बीट थेफ्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बीट थेफ्ट अगेंस्ट मैरिज, बीट थेफ्ट अगेंस्ट वुमेन, आप ये दो प्रिंसिपल को हमेशा प्रूफ करें। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो गया तो उस सिचुएशन में आप उस एक्यूज्ड को, उस पर्सन को उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए लायबल नहीं बना। क्लियर है? सो अब ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार आईपीसी में सिर्फ ये दो ही चीजें हैं, एक है एक्टस रियस, कोई एक्ट होना, कोई कंडक्ट होना, किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस का अराइज होना, और उस एक्ट का किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड के साथ होना। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज मिसिंग हो गई, इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन इज नॉट लायबल अंडर आईपीसी। क्लियर? नाउ स्टेट ऑफ माइंड आईपीसी के अंदर तीन तरीके की आप समझेंगे। एक होती है रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव। क्लियर? सेकेंड स्टेट ऑफ माइंड होती है नॉलेज। सेकेंड स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, नॉलेज। एंड द थर्ड स्टेज इज इंटेंशन। थर्ड स्टेज क्या है, इंटेंशन है। रिमेंबर, इसका जो ऑर्डर है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया, कोई ऑफेंस किया,
और आपको रीजन टू बिलीव, अभी रीजन टू बिलीव क्या होता है इसके टॉपिक्स में मैं एंटर नहीं कर रहा हूं, कि आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ उस पर्सन ने वो एक्ट किया है। सेकंड क्या है, नॉलेज है, जिस पर्सन ने उस एक्ट को किया उसकी पूरी नॉलेज थी कि कैसे होगा, कब होगा, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और क्या है, इंटेंशन थी, उस एक्ट को करने के लिए वो उतारू था। देखिए यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टर्म्स का यूज करूंगा जो आपको दोनों कॉमन लैंग्वेजेस में चलेगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा सा टॉपिक्स की लैंग्वेज में बैरियर आता है, मुझे मैसेजेस आए थे, तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके की लैंग्वेजेस का यूज करूंगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप अपने नोट्स को कंप्लीट करते चले जाइए। क्लियर है, अदर देन द डिक्टेशन पार्ट, डिक्टेशन सिर्फ मेरी लैंग्वेज में चलेगी। क्लियर है। सो इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो आपका इंटेंशन होती है किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के लिए, वो आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है कि आप उस एक्ट को करना चाहते थे एट एनी कॉस्ट। मान लीजिए ए वांट्स टू किल बी, उसने पूरा प्लान बनाया, उसने उसके पूरे के पूरे रूटीन को, दिनचर्या का ध्यान रखा, वो कब उठता है, कब ऑफिस जाता है, कब ऑफिस से वापस आता है, किन किन से मिलता है, किन किन चीजों पे वो ध्यान देता है। सेकंड थिंग, उसने अपनी प्रिपरेशन पूरी करी, उसने गन खरीदा, उसने बुलेट्स की नॉलेज ली, उसने वर्कआउट करने का देखा किस तरीके से आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कब कहाँ होता है। दैट मीन्स उसने हर एक छोटे से छोटे पॉइंट का ध्यान रखा जिससे वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए, दैट ही वांट्स टू किल बी। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं दैट ही हैज अ इंटेंशन टू किल, दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन डूइंग सम एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ। क्लियर है। तो आपसे कोई पूछे, ये आपका जनरली इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, दैट इज इंटेंशन। क्लियर। और एक छोटा सा डिफरेंस देता हूं, रीजन टू बिलीव। आप सब क्लास में आ रहे हैं? Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Wait a second, wait a second. कैमरा कैसे? 1 second, guys. Just hold a second. एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। या विजिबल? या सॉरी, थोड़ा सा कैमरे का कुछ इशू हो गया था। या जैसे कि आप सब यहाँ पे क्लासेस में बैठे हैं और आप सब एक पर्टिकुलर टारगेट से बैठे हैं, क्योंकि किसी को जुडिशियल ऑफिसर बनना है, किसी को हायर सर्विसेज में जाना है, किसी को एग्जीक्यूटिव में जाना है। सो ऑल यू हैव अ रीजन टू बिलीव कि आप उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करेंगे। क्लियर है। आप क्लासेस आते हैं, रेगुलर आते हैं, ये आपका एक रीजन है, आपको भरोसा है अपने ऊपर, आपके पेरेंट्स को। सेकेंड थिंग, आप क्लास खत्म होने के बाद प्रॉपर रिवीजन करते हैं, टेस्ट को भी अपडेट्स करते हैं, क्वेरीज वगैरह भी मैनेज करते हैं। तो अब क्या हुआ, एक डिग्री ऊपर बढ़ गई कि अब आपको नॉलेज है उस पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड, उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन अब आप इंटेंशन पे आ गए, दैट मीन्स आप दिन के 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे स्टडीज कर रहे हैं, रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, आप सारे टेस्ट सीरीज फॉलो अप कर रहे हैं, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, डाउट सेशन ले रहे हैं। नाउ इट इज व्हाट, इट इज द इंटेंशन दैट यू डेफिनेटली क्वालिफाई द एग्जाम। तो क्या हुआ, क्लास अटेंड करने से लेके आपका एग्जाम क्वालिफाई करने तक का जो जर्नी होती है वो एक अलग अलग फेज में होती है। इट मींस जब आपने वो एक्ट किया तब आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में थे, उस एक्ट को करने के बाद आपने किन किन चीजों पे ध्यान रखा तब आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में। तो आईपीसी के अंदर यही चेक करा जाता है, जब कोई एक्ट होता है तो उस एक्ट के दौरान उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्या वो एक्चुअल में उस टारगेट को अचीव करना चाहता था, या इट वाज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट एक्ट। इज इट क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? आर्किसा क्लियर है? उमा आगे बढ़ू? चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखें। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। मोटिव एंड इंटेंशन। डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन, एनीवन कोई आइडिया लगा सकता है? इन जनरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन?
एनीवन? Sir, motive is the reason why you do something, but intention is like a very higher level of like इंटेंशन इज intentions was the highest degree of uh, reason why you would do that. Your motive and intention can be different, right? गॉट इट। देखो, समवेयर यू आर करेक्ट परम। देखो, मोटिव इज समथिंग कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके पास एक रीजन होना चाहिए था उस पर्टिकुलर एक्ट को, उस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस को अचीव करने के लिए। क्लियर? इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या था? ए वॉन्ट्स टू किल बी, ए वॉन्ट्स टू किल, लेकिन क्यों? मान लीजिए कोई पुरानी दुश्मनी थी या कुछ नए इश्यूज क्रिएट हो गए, मोटिव आ गया। इंटेंशन क्या थी? प्रिपरेशन, कॉन्स्पिरेसी करना, इन्वॉल्वमेंट करनी। दिस इज इंटेंशन, कि आप अपने मोटिव को अचीव करने के लिए किन किन तरीके के प्रोग्राम्स को, किन किन तरीके के एक्ट्स को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ? मोटिव क्या होता है और इंटेंशन क्या होती है? प्रत्युषा क्लियर है? आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका बेसिक प्रिंसिपल का है, जनरल सर, एक्सेप्शन। आपने कॉन्स्पिरेसी के बाद क्या लिखा था? क्या पूछ रहे हो? आपने कॉन्स्पिरेसी के बाद में क्या लिखा था? तीसरा प्रिपरेशन कॉन्स्पिरेसी। समझाने के लिए था, इंडेक्स में मत बनाइए। जनरल एक्सेप्शन, आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन आपकी 76 से 106 तक है। 76 से 106 आईपीसी में, ध्यान रखिएगा। इन आईपीसी जनरल एक्सेप्शंस विल फॉल फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 के बीच में। क्लियर है? नाउ जनरल एक्सेप्शंस में इसी के साथ ना आप भारतीय न्याय संहिता का मेंशन करके रखिएगा, कहां से कहां है। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे, जैसे कि जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर कौन सा, फॉर द फ्यूचर पर्पस आपको ये पता होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के अंदर कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्या है, ये सब प्री के क्वेश्चन रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो आज से 1 या 2 साल बाद में। ये छोटे छोटे एरियाज हैं, जब आप चीजों को कवर अप करते हैं आपको धीरे धीरे खुद पता लगने लग जाता है, क्योंकि आईपीसी में इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। 1 सेकेंड गाइस। लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे गाइस, एक बार प्लीज बताइएगा। जनरल एक्सेप्शन सर। जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शंस, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल एक्सेप्शन, जो कि सेक्शन 76 से 106 के बीच में पढ़ेंगे, हम रीड करेंगे, और इसको हम सेक्शन 6 के साथ रीड करते हैं। जनरल एक्सेप्शन ऑलवेज रेड विद सेक्शन 6। क्लियर? सबसे पहला जो हम इस टॉपिक समझेंगे इसके अंदर, प्राइवेट डिफेंस, whether this general exception is available in case of private defense or not. Private defense सेक्शन 81 के अंदर प्राइवेट डिफेंस के केसेस में, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी पर्सन ने कोई अटैक किया, कोई आपसे रॉबरी कर रहा है, कोई थेफ्ट कर रहा है, तो उस केस में आपके पास कौन कौन से प्राइवेट डिफेंसेस अवेलेबल हैं, और वो प्राइवेट डिफेंस किस कैटेगरी तक अचीव करे जा सकते हैं। क्या आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए किसी पर्सन को इस स्टेज तक हर्ट कर सके कि उसकी डेथ हो जाए, तो क्या वो डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं? क्लियर है? सेकेंड टॉपिक इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड,
राइट। तो अनसाउंड, पुराने में प्राइवेट डिफेंस 96 था। सॉरी, प्राइवेट डिफेंस पुराने में 96 था सर, अभी चेंज हो गया है 81। 1 सेकेंड, 76 से 84 इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ओके हाँ, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 96 से 106, सॉरी, या परम, यू आर राइट, पुराने पुराने भी डायरेक्टर है, सेक्शन 96 से 106 के बीच में प्राइवेट डिफेंस के लिए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की अगर हम बात करते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हम आईपीसी के अंदर दो तरीके की कैटेगरीज में समझेंगे। एक है आपका लीगल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, और लीगल इंसैनिटी के लिए अगर आपको डिफेंस क्लेम करना है तो तीन चीजों को प्रूफ करना होता है। एक होता है नेचर ऑफ एक्ट, नेचर ऑफ एक्ट, सेकंड वन इज डूइंग रॉन्ग, जो आपने एक्ट किया वो गलत था, एंड कॉन्ट्ररी टू द लॉ, कॉन्ट्ररी टू लॉ। इन तीनों चीजों को आपको लीगल इंसैनिटी के केस में प्रूफ करना। क्लियर? दैट इज नेचर ऑफ एक्ट कैसा था, जो एक्ट किया वो गलत था, इट वाज रॉन्ग, एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ। क्लियर? सेकंड वन इज intoxication, second one is intoxication। क्लियर? इंटॉक्सिकेशन के लिए सेक्शन 85 और लीगल इंसैनिटी के लिए सेक्शन 84 के केस में। क्लियर है? इंटॉक्सिकेशन मींस कि भाई आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करा, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली, और उसके बाद आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि कॉन्ट्ररी टू द लॉ था, तो उस केस में क्या आपके पास डिफेंस अवेलेबल है या नहीं? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नथिंग? शुड आई रब दिस? नोट हो गया यहां तक? नेक्स्ट वन इज नेसेसिटी। नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए आप अगेन तीन टॉपिक्स में एंटर करेंगे, दैट इज प्राइवेट नेसेसिटी, प्राइवेट नेसेसिटी, सेकंड वन इज पब्लिक नेसेसिटी, पब्लिक नेसेसिटी, और इसी के साथ जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, टेस्ट, टेस्ट ऑफ नेसेसिटी। इज इट क्लियर? एक जनरल ओवरव्यू आपको बता देता हूं। प्राइवेट नेसेसिटी के केस में नो डिफेंस अवेलेबल, नो डिफेंस अवेलेबल। पब्लिक नेसेसिटी के केस में डिफेंस अवेलेबल होता है आपके पास, डिफेंस अवेलेबल। एक ब्रॉड कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा कि किस केस में अवेलेबल होता है और किस केस में अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर? और नेसेसिटी के लिए है आपका सेक्शन 81, सेक्शन 81। क्लियर है आरुषि? आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक of fact under section 76 and mistake of law under section 79, under section 79। क्लियर? सो यहां पे अब समझिए कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया विच इज बिकॉज ऑफ मिस्टेक या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर होगा, दैट मींस अगर किसी फैक्ट की मिस्टेक की वजह से आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो क्या आप उसके लिए लायबल होंगे, या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो उस केस में आपको लायबल बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए हम सेक्शन 76 फैक्ट के लिए, सेक्शन 79 इज फॉर द मिस्टेक ऑफ लॉ। Is it clear? Next topic is consent.
कंसेंट अंडर सेक्शन 90, अंडर सेक्शन 90। देखिए एक चीज आपको थोड़ा सा यहां बताता हूं आपके प्री के लिए और इंटरव्यू के लिए। आपसे कई बार पूछा जाएगा क्या सेक्शन 90 में कोई डिफेंस अवेलेबल है या नहीं है। मैंने आपको 76 से लेके 106 तक जनरल एक्सेप्शंस बताए। जनरल एक्सेप्शंस का मीनिंग्स व्हाट, कि आपने कोई एक्ट किया, दैट मींस आपने मान लीजिए कोई ऑफेंस किया, आपने कोई मर्डर कर दिया और आप 76 से 106 के बीच में कहीं फॉल कर गए, तो उस केस में आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट दे दिया जाएगा, दैट मींस आपको लायबल नहीं बनाया जाएगा। क्लियर है, एक्सेप्शन से हुई। लेकिन सेक्शन 90 एक ऐसा सेक्शन है अकेला जो कि कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं कराता है, वो सिर्फ एक डेफिनेटरी सेक्शन है जो कि कंसेंट को डिफाइन करता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मल्टीपल्स टाइम पूछा गया है, क्या सेक्शन 90 कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड कराता है या नहीं। आंसर इज नो। सेक्शन 90 इज ओनली दी डेफिनेटरी सेक्शन, वो सिर्फ एक डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है कंसेंट की, वो कंसेंट की कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं कराता है। और जनरली हमें ये मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हमें ब्रॉड कैटेगरी में याद होता है 76 से 106 तक क्या है, जनरल एक्सेप्शंस। क्लियर है, पानी यहां तक क्लियर। आगे बढ़ू, डायरेक्ट मेंशन कर लीजिएगा सेक्शन 90 के साथ, ओनली डेफिनेटरी सेक्शन, नो एक्सेप्शन। होना पड़ेगा। शुड आई मूव फॉरवर्ड गाइस, यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़ू, क्लियर। चलिए, तो ये थे आपके बेसिक प्रिंसिपल जो कि जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस से लेके सेक्शन 90 कंसेंट के बीच में फॉल करेंगे, जो कि अलग अलग कैटेगरीज की बात करेगा, मोटिव, इंटेंशन, स्टेट ऑफ माइंड, एक्टस रियस। और किसी भी पर्सन को लायबल बनाने के लिए आईपीसी के अंदर रिमेंबर दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। नेक्स्ट टाइम जब भी अब हमारी क्लासेस प्रॉपरली वे में टॉपिक्स रिलेटेड स्टार्ट होंगी, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे अपने क्वेश्चन को आंसर करने से पहले क्या किस पर्सन ने कोई एक्ट किया, क्लियर, और जो वो एक्ट किया उस मेंस रिया स्टेट ऑफ माइंड के साथ किया या नहीं किया, देन ओनली यू मेक दैट पर्सन लायबल, अदरवाइज नॉट। क्लियर है, आगे बढ़ू। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ऑफेंस। दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही थी, स्पेसिफिक ऑफेंस। स्पेसिफिक ऑफेंस, देखिए स्पेसिफिक ऑफेंस अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है इनकोहेट ऑफेंस। क्या कोई बताएगा इनकोहेट का मीनिंग, लास्ट क्लास में किया था। अनदर वन इज incomplete offenses. क्या कह रहे हो, Sir, inchoate means incomplete offenses. एग्जैक्टली करेक्ट। अनदर कैटेगरी इज कोहेट ऑफेंस। एज परम सेड, इनकोहेट का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस, एंड कोहेट का मीनिंग होता है कंप्लीट ऑफेंस, कंप्लीट ऑफेंस। क्लियर। देखिए जैसे कि आपको टाइटल से पता लग रहा होगा, अब आप आईपीसी के अंदर अगर आपने कोई इनकोहेट ऑफेंस भी कर दिया, दैट मींस इनकम्प्लीट ऑफेंस भी कर दिया, तो भी आप लायबल करे जा सकते हो अगर आपने रेस्ट कंडीशंस जो आपने बेसिक प्रिंसिपल्स में समझी उसको फुलफिल कर दिया तो। क्लियर है, इनकम्प्लीट ऑफेंस जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी Sir, उसकी सेक्शन preparation ही 128। उसकी preparation ही punishable होती है। सॉरी, हाँ, उसकी प्रिपरेशन ही पनिशेबल होती है ना सर, वो एग्जीक्यूट हो ना हो। वेट अ सेकंड, क्या मैं टॉपिक डिटेल में हूं? नो नो, तो प्लीज बाउंड योरसेल्फ। सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, टॉपिक पढ़ा नहीं रहा।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज अबेटमेंट, इसी का इनकम्प्लीट का अबेटमेंट। अबेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? उकसाना किसी चीज के लिए। आपने किसी पर्सन को उकसाया कि आप कोई पर्टिकुलर क्राइम करें, तो उस चीज के लिए भी क्या है, क्राइम एक्चुअल में किसने किया? किसी थर्ड पर्सन ने, लेकिन उसके लिए आपको भी लायबल बनाया जा सकता है बिकॉज दैट एक्ट वाज डूइंग ऑन योर डायरेक्शंस, कि आपके कहने पे, आपके डायरेक्शंस पे उस क्राइम को किया गया है, तो इसके लिए भी आपको लायबल बनाया है। क्लियर? जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं देता हूं, अबेटमेंट फॉर सुसाइड, अबेटमेंट फॉर सुसाइड, अबेटमेंट फॉर सुसाइड, जैसे कि डाउरी डेथ, इस तरीके के एग्जांपल्स को आप समझ सकते हैं। डाउरी डेथ, डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंदर जनरली जो हम समझते हैं कि अगर किसी लेडीज की विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम जनरल प्रिजम्पशन क्या मानते हैं? इट इज अ केस ऑफ डाउरी। और डाउरी डेथ के लिए हम जनरली जो प्रोसेस फॉलो करते हैं दैट इज द अबेटमेंट, कि आपने उन्हें उकसाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड देन दैट पर्टिकुलर लेडी टुक दैट स्टेप्स। इज इट क्लियर? ऋषि क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट इज अंडर द सेम कैटेगरी क्रिमिनल अटेम्प्ट, क्रिमिनल अटेम्प्ट सेक्शन 511। ट्रस्ट मी, इससे अच्छा सेक्शन पूरे आईपीसी में नहीं। सेक्शन 511, इससे बेटर सेक्शन आपको पूरे आईपीसी में नहीं मिलेगा। इतना ब्यूटीफुल तरीके से इस सेक्शन को बनाया गया है, एक्सप्लेन करा गया। सेक्शन 511, एनीवन रीड इट? लास्ट सेक्शन है, देखिए सीधा 511। Section 511, punishment for attempting to आपकी commit. व्हाट्स थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, वेट अ सेकंड। आरुषि वो तो यू, होती है, वो तो होती है। आप आरुषि यू। Section 511, punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment. देखिए किस चीज के लिए बना रहा है? पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, दैट मीन्स एक इनकम्प्लीट के लिए है, आपने उसे अभी तक कंप्लीट भी नहीं करा है। टाइटल प्रियम्बल ऐसे ही बात कर रहा है कि आपको एक ऐसे ऑफेंस के लिए सजा दी जा रही है, ऐसे ऑफेंस के लिए पनिश करा जा रहा है जिसका आपने क्या किया? सिर्फ अटेम्प्ट किया। और किस तरीके का अटेम्प्ट? क्रिमिनल अटेम्प्ट, ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा सा रीड करो। Whoever attempts to commit an offence punishable by this court with imprisonment for life or imprisonment. क्या कह रहा है? Whoever attempts, सिर्फ सुनिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन अभी मत करिए। Whoever attempts, आगे बढ़ो। To commit an offence punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence Wait a second. shall You commit an attempt to cause, आगे क्या था ऋषि? To cause such an offence to be committed. Wait a second. Such an offense to be committed. आपने एक अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट किसके लिए किया? टू अचीव समथिंग, दैट ऑफेंस टू बी कमिटेड, यू आर मेड लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। वो सब छोड़ दीजिए, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है अभी। आगे बढ़ो। In such attempt does any act towards the commission of the offence. That's it.
इन सच अटेम्प्ट, अटेम्प्ट ये था, डज, इन सच अटेम्प्ट डज सम एक्ट, इस अटेम्प्ट के लिए आपने कोई एक्ट भी किया, जैसे कि ए वॉन्ट्स टू किल बी, ही ट्राइड, इसने मान लीजिए ए शॉट्स बी, अटेम्प्ट किया बट बी बच गया, आपने लायबल बना दिया। लेकिन ए के लिए इस अटेम्प्ट को अचीव करने के लिए आपने कुछ फर्दर एक्ट भी किए, गन परचेज करना, प्रिपरेशन करना, आप उसके लिए भी लायबल होंगे। दैट मीन्स आपने सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करा, अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करी, स्टिल यू आर लायबल। समझ में आ रहा है डिफरेंस? एनीवन? गौतम जी क्लियर? आर्किजा, ऋषि? गौतम जी am I audible? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सर। कोई डाउट यहाँ तक? सो 511 के अंदर आप ध्यान रखिए, सिर्फ अटेम्प्ट के लिए नहीं, अगर आपने उस अटेम्प्ट को अचीव करने के लिए भी कुछ एक्ट कर दिया, उसके लिए भी लायबल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था जो 511 है, अभी बहुत कुछ है 511 में सीखने के लिए। 511 हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट सेक्शन होगा, इस पूरे के पूरे आईपीसी का एंड टॉपिक होता है ये। तो 511 में आप उस पर्सन को भी लायबल बना सकते हो जिसने अटेम्प्ट नहीं करा, सिर्फ अटेम्प्ट को करने के लिए कुछ प्रिपरेशन करी, स्टिल ही इज लायबल अंडर 511। और कितनी इंप्रिजनमेंट है? लाइक आई थिंक इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और समथिंग इस तरीके का कुछ दे रखता है। क्लियर? व्हाट हैपेंड ऋषि, समझ नहीं आ रहा? ये तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन अच्छे दो। आ रहा है सर समझ। सो ये थे आपके इनकोहिट के एग्जांपल। अब एंटर करते हैं कोहिट में। कोहिट ऑफेंस, कोहिट ऑफेंस को मैंने आपको बताया कंप्लीट ऑफेंस, कंप्लीट ऑफेंस। आईपीसी के अंदर 4 तरीके के ऑफेंसेस को कंप्लीट माना गया। क्लियर? जैसे कि ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। सेकंड इज ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। परम क्लियर है? नेक्स्ट इज ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, offense against women, and the last one is offense against marriage, offense against marriage। सोचिए, पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ मेंशन कराऊंगा सेपरेटली। बॉडी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंस हो सकते हैं बताओ? यस प्रत्युषा, परम, आर्किजा, उमा, all of you. Grievous hurt, murder, Grievous Grievous hurt, hurt, murder, rape, kidnapping, Right? और assault, assault, okay, fine। और सिंपल हर्ट से स्टार्ट होगा सर, हर्ट फर्स्ट हर्ट इज स्टार्ट वाला रेस पे नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, लिखें, इसी के अंदर लिखते चले जाइएगा, नीचे की तरफ लिस्ट बनाइए, लिखें कल्पेबल होमिसाइड। आप सबने सही आंसर दिए, असॉल्ट है, रेप है, मर्डर है, ऑल दिस थिंग्स आर करेक्ट। कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट वन मर्डर, नेक्स्ट कैटेगरी इज मर्डर। नेक्स्ट वन मिसकैरेज, मिसकैरेज भी होता है ना, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड यू गिव सम दैट काइंड ऑफ पॉइजन जिससे उसके बेबी को मिसकैरेज हो जाता है, तो वो क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। क्लियर? आगे लिखें डेथ बाय नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस। नेक्स्ट वन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन,
किडनैपिंग एंड abduction. नेक्स्ट वन, wrongful restraint. आप जा रहे हैं, मैंने आपको सडनली स्टॉप कर दिया, तो इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट यू, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, wrongful restraint. नेक्स्ट वन इज wrongful confinement. wrongful confinement. दोनों का डिफरेंस क्लियर है? बेसिक डिफरेंस, रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट क्या होता है? नेहा यस सर। ये बताएं गौतम जी, रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट। तो रेस्ट्रेंट मतलब किसी को एक तरफ मूव करने से रोक दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कन्फाइनमेंट मतलब उसको चारों तरफ से कन्फाइन कर लिया, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ना, यू कैन से कंप्लीटली कन्फाइन, अब वो मूव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली करेक्ट। रेस्ट्रेंट मीनिंग होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वे के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और इन बिटवीन मैंने आपको स्टॉप कर दिया, और पॉइंट ए से बी पे जाने का और भी रास्ते अवेलेबल है, तो ये क्या हुआ? इट इज अ रेस्ट्रेंट। क्लियर? लेकिन अगर अब आपको पॉइंट ए से बी पे जाना है और मैंने जितने भी उस पॉइंट पे पहुंचने के रास्ते थे, जो भी पॉसिबिलिटीज थी, वो सारे ब्लॉक कर दिए, तो ये क्या हो गया? इट इज कन्फाइनमेंट। दैट मीन्स जब आप उस पर्सन को कंप्लीटली स्टॉप कर दे कहीं मूव करने से, उसके पर्टिकुलर टारगेट पे अचीव करने से, उसे हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट। लेकिन अगर एक छोटा सा भी रास्ता अवेलेबल है, क्योंकि हम इसके टॉपिक्स में बहुत डिटेल में समझेंगे, उस केस में क्या आप कन्फाइनमेंट और रेस्ट्रेंट के एस्पेक्ट में कैसे डिफर करेंगे, कैसे नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप सब ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, क्लियर, और मैंने आपको एक घर में लॉक कर दिया, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है? wrongful confinement. ओके, एनीवन और एग्रीड? wrongful confinement. ओके फाइन। Restraint. यस सर, अगर एस्केप का कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है तो कन्फाइनमेंट होगा सर। देन अब मान लो ये एक आपका घर था, मैंने मेन लॉक डोर पे लॉक लगा दिया, विंडो थी ना, निकल सकते थे ना, तो ये है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। क्लियर? लेकिन अब ये आपका घर 10th फ्लोर पे है और मैंने मेन गेट पे लॉक लगा दिया, अब ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है कन्फाइनमेंट? Restraint. ओके, एनीवन और एग्रीड? Sir, it's confinement. Sir, wrongful confinement. एंड व्हाई कन्फाइनमेंट? Sir, because वहां से विंडो से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। वहां से मतलब मेन डोर लॉक है एंड विंडो से निकलना 10th फ्लोर पे है तो मुश्किल होगा। सेम सिचुएशन है ऋषि, लेकिन 10th फ्लोर से नीचे कैसे आओगे? ग्राउंड फ्लोर से आपको विंडो से एग्जिट करना इजी है या 10th फ्लोर से? तो ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे। सेम सिचुएशन, एक केस में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, एक केस में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, तो ये डिफरेंस होता है और जो कि डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। क्लियर ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट? until unless you are not a स्पाइडरमैन तो एक अलग बात है, फिर आप जा सकते हो, फिर 10th क्या, फिर तो 100 फ्लोर से भी आप आ सकते हो, फिर कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? चलिए, जोक था, आगे लिखे। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स। क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स। नेक्स्ट वन, असॉल्ट। नेक्स्ट वन इज असॉल्ट। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी लिखिए, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है बताएं? Any guess? Trespass. Theft, trespass, robbery, डकैती, एग्जैक्टली करेक्ट। अब मैं सिर्फ एग्जैक्टली करेक्ट समझिए, अब मैं सिर्फ इनको एक लीगल टर्म्स में डिनोट कर रहा हूं। लिखें, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, लिखते चले जाइए बस,
प्रॉपर्टी के केस में, थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे हम शॉर्ट में सीबीटी बोलते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट वन, चीटिंग, चीटिंग। नेक्स्ट वन, मिसचीफ, मिसचीफ। नेक्स्ट वन, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट वन, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीविंग stolen property. Next one, defamation, defamation. Next one, sedition, sedition. Next one, wagering war, wagering war, wagering war। क्लियर? देखो ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है गाइस, लेकिन 99% आपके जो प्री के क्वेश्चन आते हैं इन्हीं में से आते हैं। इनकी टाइमिंग, सेक्शन, पनिशमेंट, ऑल ऑफ दिस थिंग, इनकी डेफिनेशन, क्या एक्टस रियस है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। क्लियर? 378 से शुरू हो जाना और चेक करते रहना, 378, 390, 392, हर एक के सामने इनके सेक्शन नंबर नोट करना। आईपीसी से भी 378 से आपका थेफ्ट वाले पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं, 379 से, एंड 390 वगैरह रॉबरी, एक्सटेंशन, इन सब की बात कर रहा है। तो इन सबको ध्यान से देखिएगा। हर एक के सामने मिसचीफ जैसे 425 का एरिया है, स्टोलन प्रॉपर्टी आई थिंक 410 है शायद, एक बार देखेगा, 410 है, 410 रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, यस सर। इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेफेमेशन पे ध्यान रखिएगा, 499 होगा डेफेमेशन का, और 500 भी डेफेमेशन से रिलेटेड है। इन सबके सेक्शंस नंबर आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से जब आप मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, 299, 300, किडनैपिंग वगैरह के सेक्शंस देखेंगे, हर एक के सामने सिर्फ सेक्शन नंबर, टाइटल पढ़िएगा, सेक्शन नंबर नोट करते चले जाइएगा कॉपी के अंदर। ऋषि कुछ पूछ रहे हो? नथिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, राइट? लिखिए, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में लिखिए, ऑफेंस ऑफ रेप। देखो, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, इट इज अ रेप, इट इज ऑल्सो अ रेप, लेकिन रेप की हमने कैटेगरी को स्पेशली वुमेन के केस में रखा कि वुमेन के अगेंस्ट हम मानते हैं, और ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, बी इट अ मैन, बी इट अ वुमेन, दोनों के अगेंस्ट होगी। लेकिन रेप की कैटेगरी को हमने आईपीसी में किस में रखा है? वुमेन के केस में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जनरली कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज रेप इज दैट काइंड ऑफ ऑफेंस व्हिच इज आल्सो अगेंस्ट द बॉडी। क्लियर? बट आईपीसी में एक सेपरेट आपको क्लॉज दिए गए हैं, तो आप वहां पे ही इसको प्लेस करेंगे। क्लियर? लिखें, ऑफेंस अगेंस्ट रेप। सेकंड वन, outraging the modesty of women, outraging the modesty of women. Next one, insulting the modesty of women, insulting the modesty of women. And the last one, unnatural offense, unnatural offense. Unnatural offense means that you are, for instance, doing a sexual activity with a woman in an unnatural way. That is called unnatural offense. Clear? बाकी जो उसके डिटेल्स हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे लायबल होते हैं, टॉपिक के साथ समझेंगे। एक ब्रॉड कैटेगरी में क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? नेहा कुछ पूछ रहे हो?
Nothing? Okay. And the last one is offense against marriage, that is bigamy और adultery. देखो adultery अब दोबारा ऐसे as a not a crime, but मैंने क्या बोला offense, और मैंने आपको एक टॉपिक बताया था बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस. क्लियर है? सो रिमेंबर, एडल्ट्री इज एन ऑफेंस बट नॉट अ क्राइम. दोनों में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस आपको तब पता लगेगा जब आप ऑफेंस और क्राइम के डिफरेंस को समझ पाएंगे. क्लियर है? तो मैरिज के केस में एडल्ट्री है, बाइगेमी. यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे बताएं कि अब आपको आईपीसी में क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा. ये मेरा एरिया था पढ़ाने का सारा का, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल से लेके स्पेसिफिक ऑफेंस के बीच में डिवाइड है. कोई भी टॉपिक एक ब्रॉड कैटेगरी में पूछना चाहें, समझना चाहें, बताएं, क्योंकि इसके बाद अब जो टॉपिक बताऊंगा वो आपकी ड्यूटी है. जस्ट अ मैटर ऑफ रीडिंग, रिसर्च करें, डेवलप करें, केस लॉस फाइंड आउट करें. हार्डली मान के चलिए जो मैंने आपको पढ़ाऊंगा वो आपका 95% से ज्यादा एरिया है, और जो अब आप नोट डाउन करेंगे इट विल टेक हार्डली 4 to 5%. वो सिर्फ आपको रीड आउट करने हैं, और आपके लक पे डिपेंड करेगा कि पेपर में वहां से कितना आता. एनी क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं अपने इंडेक्स पार्ट को. कोई भी एरिया पूछना चाहें एक बार मुझे बताएं. नथिंग? सर ये प्रॉपर्टी में सिडेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी, सॉरी, सिडिशन. हाँ, आई डोंट नो. सिडिशन जो आपके थॉट में, माइंड को लग रहा होगा, सोचने में लग रहा होगा, इट इज ऑफेंस अगेंस्ट दी रेपुटेशन, राइट? बट इन जनरली क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी एक्ट की वजह से उसे डिमिनिश कर देते हैं तो उसे सिडिशन में भी काउंट करते हैं, क्योंकि सिडिशन का सेक्शन 124A होना चाहिए. आई थिंक एक बार देखिए, 124A होना चाहिए शायद आईपीसी के अंदर. यस सर. 124A. और जब आप उसमें पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में जब हम रीड करेंगे, डोंट वरी, सिडिशन को सेपरेटली पढ़ाऊंगा, वहां पे मेंशन करा हुआ है. क्लियर? चलिए नाउ अब वो टॉपिक नोट डाउन करें जो आपको पढ़ने हैं. इन टॉपिक से मैं डील नहीं करूंगा, पहले बता के चल रहा हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए. इट मींस इन टॉपिक्स को आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, 1 या 2 रीडिंग कर लेना, इससे ज्यादा आपको उस पर मेहनत नहीं करनी है. क्लियर? लिखें सबसे पहला, काउंटर फिटिंग कॉइन्स. काउंटर फिटिंग कॉइन्स, इसके सेक्शन नंबर भी नोट डाउन करा रहा हूं ताकि आपको बार बार ढूंढने ना पड़े. साथ साथ लेते चले जाइए. आईपीसी के, भारतीय न्याय संहिता के आप फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ स्पेस छोड़ के वहां पे मेंशन करेंगे. काउंटर फिटिंग पॉइंट सेक्शन 28, सेक्शन 28, और लिखिए सेक्शन 232 से 235, 232 से 235. ये सारे के सारे सेक्शन काउंटर फिटिंग पॉइंट से डील करते हैं. नेक्स्ट वन, काउंटर फिटिंग करेंसी नोट. नेक्स्ट वन इज काउंटर फिटिंग करेंसी नोट. लिखें, फॉर 89ABC, कैपिटल ABC, 489, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. और आप लोगों में से जो MP टारगेट कर रहा है, ये दोनों एरिया को ध्यान रखिएगा. यहां से आई डोंट नो क्यों पूछते हैं, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ पेपर को अननेसेसरी का बनाने के लिए. ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि आईपीसी में पूछने के लिए बहुत कुछ है. बट जो एमपी को टारगेट कर रहे हैं आप लोगों में से, ये काउंटर फिटिंग कॉइन और काउंटर फिटिंग करेंसी ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है. आगे लिखें, यूज फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स. using false property marks. Next one, harboring of offender. सेक्शन लिखें इसके, 52 कैपिटल A, 212 212, 216 216,
216 कैपिटल ए, 216 कैपिटल ए, 130 130, 136 136, 52 ए और 212 और 216 ये याद रखिएगा, प्री में पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, फॉल्स चार्ज, सेक्शन 211, फॉल्स चार्ज सेक्शन 211। नेक्स्ट वन, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस, इंग्लिश लॉ में इसे परजरी भी कहा जाता है। इन इंग्लिश लॉ इट इज कॉल्ड परजरी। लिखें, सेक्शन 191 टू 193, 191 से 193 तक, एंड 196, टोटल 4 सेक्शन है, 91, 92, 93, 191, 192, 193 एंड 196। क्लियर? नेक्स्ट वन, voluntarily giving grievous hurt, voluntarily giving grievous hurt, section 319 and 320, 319 and 320। clear? One second guys, just text him, हमारे एंड से नहीं होगा, पेपर प्लीज टेक्स्ट। यस, आगे लिखें, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन, ऑफेंस Sir, रिलेटेड voluntarily. Sir, voluntarily. voluntarily giving grievous hurt, सेक्शन 319, 319 और 320 इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। 320 में आई थिंक 8 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, एक बार देखिए 8 है 6 है, आई थिंक 8 ग्राउंड्स हैं, 8 ग्राउंड्स। 320 में देखिए 6 8 ग्राउंड है सर मुझे। 8 या राइट, नंबर ऑफ ग्राउंड्स भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं कि कितने ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, डोंट वरी वो कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन, 295 से 298 तक, सेक्शन 295 टू 298, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन। नेक्स्ट वन, ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक ऑफेंस, offense related to removing, offense related to put in a waiting room में रख दीजिए, offense related to public ऑफिस, मैंने टर्म क्या बोलता, पब्लिक ऑफिस लिखेगा, सॉरी, पब्लिक ऑफिस। 172 से 198, 172 to 198। नेक्स्ट वन, न्यूसेंस, 264 से 298 कैपिटल ए, 298 कैपिटल ए। नेक्स्ट 268 से 264, न्यूसेंस के 264 से 298 कैपिटल ए। टू 264 से 298 कैपिटल ए तक एक एक सेक्शन नंबर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि 268 किसके बारे में कह रहा है, 269 किसके बारे में कह रहा है। जो ये सारा एरिया है यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स, ड्रग्स, एनवायरनमेंट को डैमेज करना, ये सारे सेक्शंस यहाँ से रिलेटेड हैं। सिर्फ टाइटल याद रखिएगा और सेक्शन नंबर, डोंट वरी, याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद नहीं होगा, मुझे भी याद है, आपको भी हो जाएंगे, जस्ट अ मैटर ऑफ रीडिंग, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे लिखें, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, प्लीज ज्वाइन करा दीजिए।
criminal intimidation, insult, annoyance, section 503 to 510, 503 से 510 तक। क्लियर? नेक्स्ट वन, एफरे, अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है, 159 टू 160 और दो ही सेक्शन, सॉरी 159 एंड 160। एफरे, एफरे की ना डेफिनेशन और उसकी रिक्वायरमेंट ध्यान रखिएगा। सेक्शन 159 में डिफाइन है और 160 में आई थिंक उसकी पनिशमेंट दी हुई है। एंड द लास्ट वन, ठग, 310, 310 ठग, 310, 310 और 311 में आई थिंक इसकी पनिशमेंट है। अगेन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल दिस सेक्शन बाय हुक एंड क्रूक। और सबसे इजी तरीका मैं अब आपको बता देता हूं सेक्शन नंबर्स को याद करने के लिए। सर लास्ट सेक्शन क्या था? लास्ट ठग, ठग 310, 310। देखिए 511 सेक्शंस हैं, क्लियर? 511 के 511 सेक्शंस आपको याद नहीं कर, जो मैंने आपको अभी लास्ट वाले बताए हैं, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, दैट इज द रीडिंग पार्ट एज अ स्टूडेंट, उनको सिर्फ रीड आउट करिए, उनके टाइटल में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर? लेकिन एक एरिया होगा 197 के आसपास का ही है, जो कि आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। इधर इट इज 170 और 190 के आसपास का एरिया, देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। जो इलेक्शन से रिलेटेड है उसमें 4-5 क्लॉजेस दिए हुए हैं, ABCDEFGH करके दे रखे हैं कि किस किस ग्राउंड पे आप पनिशेबल कर सकते हैं, लाइबल कर सकते हैं। उसमें से लास्ट के 2 ग्राउंड देखिएगा, ऑल्दो मैं भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये प्रत्युषा कौन सा है? अनम्यूट करिए अपने आप को, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? Okay, maybe there is some error. Don't worry. One second, 1 second. Wait a second, guys. I think you mute all. Don't worry. Am I audible to you? Am I audible? Yeah. Just listen me. बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। इट इज समवेयर अराउंड 170 और 190 के बीच में है, देखिएगा आपको मिल जाएगा। वहां पे इलेक्शन से रिलेटेड कुछ एरियाज दिए हुए हैं जो कैंडिडेट से रिलेटेड हैं, अपने डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड एरियाज दिए हुए हैं, वहां देखिएगा। नाउ 511 सेक्शंस हैं, मान के चलिए आपको लगभग 300 सेक्शंस के आसपास याद होने चाहिए। अब आपको लग रहा होगा 300 एक बहुत बड़ी फिगर हो गई, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट डिवाइडेड इट डेली। अभी मान के चलिए हमें आईपीसी को पढ़ने में लगभग 30 सेक्शंस के आसपास का शेड्यूल रहेगा हमारा, क्लियर? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आज से स्टार्ट कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए। इनिशियली डेली 20 सेक्शन पढ़ने हैं सिर्फ, उसमें अपना माइंड अप्लाई मत करना, क्लियर? क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, प्रीएम्बल क्या कहता है कि इंजरी कहाँ डिफाइन है, डेथ बाय का क्लॉज कहाँ पे है, हार्बरिंग कहाँ पे है, इस तरीके से याद रखिएगा बस। इससे ज्यादा उसमें क्या है, कितने दिन में है, डोंट वरी, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, 63 के अंदर है, कितने दिनों में है, कब से कब तक हो सकती है, कब उसको कम किया जा सकता है, किन किन ग्राउंड्स पे है, वो मेरा पार्ट, वो आपका पार्ट नहीं है, क्लियर? लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट कहाँ डिफाइन है बस ये पता होना चाहिए। सिडिशन कहाँ डिफाइंड है, 124, ऐसे याद करना। डेली 20 सेक्शंस करना, धीरे धीरे ये नंबर आप ट्रस्ट करिए, डेली बेसिस पे आप इसे 10 दिन के अंदर मैक्सिमम 10 डेज आपका ये 100 तक पहुंच जाएगा इन 1 रीडिंग, क्लियर? और आईपीसी के एंड होने तक ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप आईपीसी को कम से कम 4 बार गो थ्रू हो जाए सेक्शन नंबर्स, एंड एट दैट 5th टाइम इन 300 में से 200 प्लस आपको सेक्शन याद होंगे।
मैंने आज आईपीसी लगभग 6 महीने बाद, ट्रस्ट के लिए आज मैंने हाथ लगाया होगा, आफ्टर 6 मंथ मिनिमम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है। और मेजोरिटी जो मैंने आपको सेक्शंस बताए, मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं, आसपास ही बताए, मतलब गलत में से भी हुए होंगे, बट समवेयर आई एम करेक्ट, क्योंकि मैंने ऐसे याद नहीं करा कि 170 में क्या है, किस तरीके से नो, आपको डिवाइड करना होगा। जैसे वेजरिंग वॉर वाला है 124 के आसपास से डिवाइड करना, काउंटर फिटिंग कॉइन है 130 से डिवाइड हो जाते हैं, इस तरीके से याद करना। आपको जब एक ब्रॉड कैटेगरी याद हो जाएगी, आप इजीली आंसर कर पाओगे। पेपर में तो 4 ही आएंगे ना, 4 एमसीक्यूज ही आएंगे। अब मान लीजिए आपको 2 में श्योरिटी हो गई कि नहीं ये तो 200 के आसपास का है, और आपको दे रखा है 400 पे, तो वो तो आप वैसे ही कर लोगे। तो इस तरीके से याद करिए एंड ट्राई करिए, जब तक हम आईपीसी खत्म करें आप कम से कम 4 बार आईपीसी को रिवाइज कर चुके हैं फॉर द प्री पर्पस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन बताएं। हाँ, यस सर, मुझे ये क्वेश्चन है कि 4 से 5 बार हमें जो आपने 300 सेक्शंस बताए हैं वो हमें कंप्लीटली रीड करना है, मतलब 4 बार हमको अच्छे से रीड करना है? नो, कंप्लीट नहीं, सिर्फ सेक्शन। मान लीजिए आप सेक्शन पढ़ रहे हैं वेजरिंग वॉर, तो कहां से है, 200 125 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, समथिंग ऐसे ही कुछ होगा, देखिएगा 125 130 के आसपास, 124 में सेडिशन है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखने की वेजरिंग वॉर कहाँ डिफाइन है, 125 में है, किडनैपिंग कहाँ डिफाइन है, 356 में क्या है, स्टॉकिंग वगैरह का कहाँ पे है, रेप के सेक्शंस कौन से हैं, सिर्फ ये याद होना चाहिए। उन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है आप नहीं पढ़ोगे। और सर आपने कहा कि हाँ जी समझ गया सर। और सर आपने कहा कि हमको रोज 30 सेक्शंस पढ़ने हैं, माइंड अप्लाई मत करना, फिर वो 100 कितने दिन में लेके जाना है, उसको कितने दिनों में हमको? आप मान के चलिए अगर रेगुलर बेसिस पे करोगे तो विद इन वीक और 10 डेज मैक्सिमम आप 100 सेक्शंस को इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक है। एनीथिंग कुछ और पूछना चाहते हैं गाइस? सर आपने ठग के बाद एक बार इलेक्शन के बारे में कुछ बताया था ना सर, सेक्शन सेक्शन 170 से 190 के आसपास का एरिया है। हाँ जी, उससे रिलेटेड क्या बताया था सर, मेरा बीच में नेटवर्क इशू था। आई थिंक एबीसीडी करके कुछ 5-6 क्लॉज दिए हुए हैं, तो जो लास्ट के 2-3 क्लॉज हैं वो याद रखिएगा, वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे आई थिंक 171 होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 197 तो नहीं है सर? नहीं, 171 देखिए एक बार, 171 या 172 होना चाहिए। Sir, it's 171. 171 राइट। तो उसके 4-5 सेक्शंस नंबर दिए हुए हैं, सब सेक्शन सब क्लॉज कह सकते हैं, तो वो याद रखिएगा कि इलेक्शन से रिलेटेड है, कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन के बारे में। अगर आपने मान लीजिए किसी तरीके की उन्हें कोई ब्राइब देने की कोशिश, यस ब्राइब का सेक्शन आई थिंक सी होना चाहिए, ब्राइब का सेक्शन सी या बी। It's B, 171B. हाँ, तो इस तरीके से याद रखो। जैसे अब ब्राइब याद रखना है तो बी फॉर ब्राइब, बी फॉर सेक्शन नंबर सब सेक्शन हो गया, ऐसे याद रखना, अपने आप याद हो जाएंगे, परेशान मत होइए। सेक्शन नंबर देखने में जरूर ज्यादा है, लेकिन याद करने में आपकी सिर्फ कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? और कुछ पूछना चाहते हो? नथिंग? चलिए आज एंजॉय करें, कल से आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड यस, हर सेक्शन के साथ भारतीय न्याय संहिता के जो इंडेक्स वाला पोर्शन है, सारे एक साथ मत करना, कोई कंपलसरी नहीं है, बट 5-5, 10-10 डेली बेसिस पे करो, इंडेक्स में से और आपके आईपीसी में से चेक करो, और अपने इंडेक्स में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर को डिफरेंट कलर के पेन से, सेम पेन मत करना, ताकि आपको आगे जब आप रिवाइज करो ये पता रहे कि आईपीसी में कौन सा सेक्शन है और भारतीय न्याय संहिता में कौन सा सेक्शन है। सेम कलर के पेन से मत करना, सिर्फ सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस। क्लियर? चलेगा, इस कल मिलते हैं विद आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ आईपीसी। बाय एवरीवन।